नीचे से ब्लर होगी। 1 मिनट रुको, नीचे से भी ठीक कर रहे हैं बेटा। ये देखो हो गई इनकी खालिस्तानी शुरू थोड़ी सी। अब दिख रहा है सबको सही? यस सर। यस सर। So what is database? What is database management system? And what is data? If anyone has any concern, you may raise your hand or you may unmute yourself and ask. Sunny, you have any question? नीचे तो ब्लर हो रही है। समझ गया मैं। वो एक्चुअली अब नहीं जूम होगी। कर दो इसको, हो गई? साइड से होगी। लो, सो देखो डेटाबेस एप्लीकेशंस, किस किस तरह की एप्लीकेशन को हम डेटाबेस एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, आपकी ट्रांजैक्शन हम अकर करते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। एयरलाइंस रिजर्वेशन आप करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, बस रिजर्वेशन करते हैं, ऑल एप्लीकेशंस आर डेटाबेस एप्लीकेशन। व्हाई दीज एप्लीकेशंस आर डेटाबेस एप्लीकेशन? बिकॉज इनके बिहाइंड में एक डेटाबेस है पहले से। डेटाबेस किसका? कस्टमर्स का, उनके शेड्यूल का, जो एयरलाइंस हैं, रेलवे है, रेलवे के टाइम टेबल का, कौन कौन सी ट्रेन कहां से कहां मूव करेगी, कौन कौन से स्टेशन होंगे, उन सब का। सो एक कंबाइंड डेटा अवेलेबल है, उस डेटा के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उस डेटाबेस को, और रिजर्वेशन करने की कोशिश की गई है। यूनिवर्सिटी के पास डेटाबेस है, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, सब्जेक्ट्स का, कोर्सेज का, और जितने भी कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं उनका। सेल्स के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है हमारे पास, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डेटा चाहिए, किसने क्या परचेज किया था, कब किया था, प्रोडक्ट्स का डेटा हमें चाहिए, कस्टमर्स हमें चाहिए कि कौन सा कस्टमर क्या परचेज कर चुका है और क्या परचेज कर रहा है। ऑनलाइन रिटेल, जितना भी आप रिटेल अपना सामान परचेज करते हैं उनका डेटा आपके पास होता है, उनको आप ऑर्डर और ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कुछ बाय किया है, तो आफ्टर बाइंग आपके पास वो दिखाता रहता है कि ये प्रोडक्ट आप बाय कर चुके हैं, ये पार्सल अब यहाँ पहुंचा है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। लास्ट में जब वो आपको डिलीवर हो जाता है तो आपके लिए रिटर्न या रिफंड का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है आप उसे रिटर्न कर सकते हैं, और जितने दिन के लिए वो रिटर्न अवेलेबल है तब तक वो रिटर्न का लिंक आपके लिए जनरेटेड रहेगा। जैसे ही वो रिटर्न लिंक एक्सपायर होगा वो लिंक भी एक्सपायर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत तरह की डेटाबेस यूज करते हैं हम, जिसमें प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, ऑर्डर, सप्लाई चेन, each and everything is to be managed in the form of data. Human resources, employee record, salary, tax deduction, everything is stored in a particular database. इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है बेटा। जैसे आप पैन नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगा, तो विद द हेल्प ऑफ पैन नंबर ओनली आप अपना ये चेक कर सकते हैं कि आपके कितने अकाउंट थे, किस किस अकाउंट में कितना अमाउंट है। अनदर थिंग, आपने कितना टैक्स पे किया था, लास्ट ईयर कितना किया था, उससे लास्ट ईयर कितना किया था। तो ये जितने भी आपके बैंक अकाउंट होते हैं वो मर्ज होते हैं आपके पैन नंबर से, जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस पता लगता है। तो एक डेटाबेस हमारे पास बना हुआ है कि किसी को भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितना वो अर्न कर रहा है ईयरली। उसके बाद डेटाबेस बहुत लार्ज हो सकता है, जैसे रेलवे का डेटा है, रेलवे के लगभग 14-15 लाख कर्मचारी काम करते हैं, उसके अलावा कितने ही लैक्स में हमारी ट्रेनें चलती हैं,
उसके अलावा कस्टमर्स हैं जो टाइम टू टाइम अपनी बुकिंग करते हैं, बुकिंग होती है, बुकिंग कैंसिल्स होती हैं, उनका हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कितने अकाउंट क्रिएट किए गए हैं रेलवे के लिए। सो दीज ऑल आर डेटाबेस एप्लीकेशंस। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि डेटा क्या है, डेटा एप्लीकेशन क्या है, डीबीएमएस क्या है, और डेटा हाँ डेटा, डेटाबेस, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डीबीएमएस ऑल आर डिफरेंट। डेटा क्या है? एक कोई रॉ फैक्ट है जिसे हम प्रोसेस करते हैं, दैट इज डेटा। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डेटा हैं, उनका एक कलेक्शन है, वो डेटाबेस है। उसके बाद डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है या कह सकते हैं एक एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। सो ऑल दिस कैन बी हैपन विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जहां भी सिस्टम वर्ड आता है पीछे, मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड, वो एक तरह का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी हेल्प ली जा रही है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, उस डेटाबेस को यूज करने के लिए। तो इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस। और लास्ट में लिखा हुआ है डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम की डेफिनेशन देखो, द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर टुगेदर विद डेटा इटसेल्फ, sometimes the application are also included। डेटाबेस सिस्टम का मतलब है जब हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, यानी जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर डेटा से फिल्ड है, हमारे पास कोई प्रायर डेटा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेटाबेस सिस्टम, जिसके अंदर डीबीएमएस प्लस डेटाबेस प्लस एप्लीकेशन प्रोग्राम तीनों चीज आ गई हैं। It is clear to all of you what is data, database, DBMS and database system। क्योंकि ये चार डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको समझने में आसानी होगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। डेटाबेस सिस्टम। दोबारा बोलो। डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम। देखो बेटा, डेटा क्या था? एक यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। डेटाबेस क्या था? वो जो इंफॉर्मेशन थी किसी एक की ना हो के बहुत सारे लोगों की हो, तो हमने एक कोई पर्टिकुलर प्लेस बनाया, उस प्लेस पर वो इंफॉर्मेशन स्टोर कराई। तो जहां वो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है वो जगह है डेटाबेस। जब उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक इंटरफेस चाहिएगा। तो जिस इंटरफेस एप्लीकेशन का हम यूज कर रहे हैं वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास वो डेटा भी है, यानी कुछ डेटा पर हम काम कर रहे हैं, तो उस डीबीएमएस को हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस सिस्टम। यानी अगर डीबीएमएस के पास कोई डेटा नहीं है तो वो डीबीएमएस है, और उसके पास अगर कोई डेटा है पहले से अवेलेबल तो वो अब डेटाबेस सिस्टम हो गया, क्योंकि वहां हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिस पर हम काम कर सकते हैं। Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. If you have any concern, you may unmute yourself and ask question। क्योंकि आगे आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएंगी कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। देखो, पहले जो काम होता था वो फाइल सिस्टम्स में होता था। फाइल सिस्टम का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे पहले हम काम करते थे रिकॉर्ड्स के अंदर कि हमने पेन पेपर के थ्रू फाइल्स बनाई और उन फाइल्स के अंदर डेटा को स्टोर कराया। लेकिन उसका अपना ड्रॉबैक था कि एक सिंगल डेटा को हम कई जगह लिखते थे, कि हमारे एंड पे भी लिखा जा रहा है, किसी दूसरे के एंड पे भी लिखा जा रहा है। पर अब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, डेटा रिडंडेंसी की जरूरत नहीं है।
इनकंसिस्टेंसी क्रिएट नहीं होती है। अब जितना भी डेटा है आपका वो डीबीएमएस के अंदर स्टोर होता है, और जब भी हम ये डीबीएमएस वर्ड यूज करते हैं, डीबीएमएस का मतलब होता है आरडीबीएमएस। मैं सीधा आपको एक लास्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं जहां से आपको क्लियर होगी अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेटा। ये देखो हमारे पास एक सिंगल टेबल है। इस टेबल के अंदर हमने क्या किया है, एक डेटा स्टोर कराया है जिसके अंदर किसी की आईडी अवेलेबल है, नेम अवेलेबल है, डिपार्टमेंट नेम अवेलेबल है एंड सैलरी अवेलेबल है। ये कोई इंस्ट्रक्टर टेबल है, ठीक है। इस टेबल का एक नाम दिया है हमने और इसके अंदर कुछ डेटा फिल कराया है। अब ये जो रोज बनी है, यानी जैसे फर्स्ट रो के अंदर लिखा हुआ है 5 टाइम 2 आइंस्टीन फिजिक्स 95,000, ये किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, क्या उसका आईडी है या एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी कितनी है और उसका नाम क्या है। ठीक है। अब ये तो है एक सिंगल टेबल। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी अलग अलग टेबल्स हो सकती हैं जो आपस में किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाएंगी। Few students have problem to join. They are trying to join again and again, but not able to join. बेटा बार बार रिक्वेस्ट मत करो, जो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बार बार रिक्वेस्ट करेगा तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं वो एक्सीड हो जाएंगी 100 से, और 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट को ये अलाउ नहीं करेगा। अभी टोटल 41 पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन अगर ये रिक्वेस्ट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज्यादा हो गई 100 से तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे पार्टिसिपेंट 40 ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पीपीटी में और शेयर करता हूं आपके साथ जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कि कैसे डेटाबेस को हम हैंडल करते हैं। ये देखो ये आपके पास शो हो रहा है, हमारे पास दो टेबल हैं अलग अलग। सर रिलेशन तो वही होगा ना, एट्रीब्यूट्स एंड टपल्स। रिलेशन का मतलब तो एट्रीब्यूट्स एंड टपल ही होता है बेटा, लेकिन यहाँ रिलेशन का, रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ये है वी हैव मोर देन वन टेबल एंड बाय द यूज ऑफ दोज टेबल वी आर ज्वाइनिंग दोज डेटा। ओके सर। ठीक है, हमारे पास एक से ज्यादा टेबल हैं, जैसे स्टूडेंट की एक टेबल है किसी यूनिवर्सिटी के पास और टीचर की एक टेबल है दूसरी। हम क्या करना चाह रहे हैं, एसोसिएट करना चाह रहे हैं दोनों टेबल को आपस में। जैसे आपके पास ये इमेज शो हो रही है सैंपल रिलेशनल डेटाबेस, तो यहाँ क्या शो हो रहा है कि हमारे पास एक तो जो एम्प्लॉइज थे उनकी डिटेल थी, नेम डिपार्टमेंट सैलरी आईडी। एक दूसरी टेबल है जिसके अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कौन सी बिल्डिंग के अंदर है, उसका नाम क्या है और उसका बजट कितना है। अब इन दोनों टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कोई मुझे बता पाएगा? सर डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम, राइट। तो हमारे पास डिपार्टमेंट नेम क्या है,
एक वे है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं। और लिंक कैसे करेंगे? डिपार्टमेंट नेम इज गोइंग टू लिंक विद दिस डिपार्टमेंट नेम। इससे क्या होगा, हम इन दोनों टेबल को कंबाइन कर पाएंगे। अगर कोई हमसे ये पूछे अब कि आइंस्टीन जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसका बजट कितना है, तो क्या आप बता सकते हैं? सर रिपीट करना है वो आई साउंड। एम आस्किंग, आइंस्टीन जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज नेम इज आइंस्टीन, who is working in a particular department. I'm not going to give the name. ठीक है, अब आप जी इन दोनों टेबल को देख के बताइए कि आइंस्टीन जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसका एनुअल बजट कितना है? 70,000। 70,000। क्या ये आप सिंगल टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते थे? नो सर। नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? दोनों टेबल को कंबाइन करने की जरूरत पड़ी। ऊपर हमने देखा आइंस्टीन, आइंस्टीन काम करता है डिपार्टमेंट फिजिक्स के अंदर। अब हमने नीचे देखा फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 70,000 रुपए का एनुअल बजट है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे से ये होता कि किस डिपार्टमेंट का बजट 70,000 रुपए है? तो हमें पता है फिजिक्स डिपार्टमेंट का बजट 70,000 रुपीज है। या दूसरे तरीके से जाएं कि उस एम्प्लॉय का नाम बताइए जो उस डिपार्टमेंट में काम करता है जिसका बजट 1 लाख रुपीज है। उस एम्प्लॉय का नाम बताइए जो ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता है जिसका बजट 1 लाख रुपए है। टेलर। देखो पहले ये बताओ मुझे, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में नहीं, टेलर तो बेटा बिल्डिंग का नाम है। मैंने पूछा उन एम्प्लॉयज का नाम बताइए। टैक्स जॉर्ज श्रीनिवासन। पहले बताइए सीएस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं? 2 3। तो देर आर तीन। थ्री पर्सन वर्किंग इन सीएस डिपार्टमेंट, राइट? अब उन तीनों को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? हमने देखा कि किस डिपार्टमेंट का बजट 1 लाख रुपए है, पहले तो हमें पता चला कंप्यूटर साइंस का। अब ऊपर हमने देखा कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कौन कौन काम करता है, तो हमें पता लगा कैज और श्रीनिवासन और ब्रेंट, ये तीनों काम करते हैं सीएस डिपार्टमेंट में। फाइन। तो ये रिलेशनल, दोबारा बोलो बेटा। मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें एक आइडेंटिफाई करना था, तीनों करने चाहिए। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन ये था, गिव द नेम ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन ए डिपार्टमेंट हैविंग बजट 1 लाख रुपीज। मैंने किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया, ना मैंने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम लिया है। मैंने सिर्फ ये कहा कि जिस डिपार्टमेंट का बजट 1 लाख रुपए है उसमें कौन कौन एम्प्लॉय काम करता है, उसके नाम बताइए। ठीक है, तो उसमें तीनों एम्प्लॉयज का नाम आ जाएगा। तो ये कैसे हम कर पा रहे हैं? दोनों टेबल को क्लब करके कर पा रहे हैं। अब हम ये सिंगल टेबल भी नहीं बनाना चाहते, दोनों टेबल अलग अलग ही बनाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को हम दूसरी टेबल में एक बार ही यूज कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर 100 एम्प्लॉइज हो। लेकिन ऊपर जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नाम है वो 3 बार आया, रीजन बीइंग हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग आया। लेकिन सेकंड टेबल के अंदर हमें ये करना जरूरी नहीं है। ये ऐसा इसलिए किया गया है, जैसे मैं कहता हूं कल को अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बंद करना पड़ जाए, समझ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बंद करना पड़ जाए तो नीचे वाली टेबल से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो एम्प्लॉइज थे, ऐसा हो सकता है या तो हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उनको शिफ्ट कर दें या उनको कंप्लीटली हटा दें। ठीक है, तो ऊपर वाले जो डिपार्टमेंट हैं उसमें से 3, ऊपर वाली टेबल के अंदर से 3 रोज एलिमिनेट होंगी और नीचे वाले के अंदर से सिर्फ 1 होगी।
किसी भी डेटाबेस के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं। अब अगर ये टेबल सिर्फ एक ही टेबल होती, सिंगल टेबल होती, तो मैं ये कहता ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, ये सिंपल डेटाबेस है। सिंपल मतलब फाइल सिस्टम है। लेकिन हम रिलेशनल डेटाबेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किसी दूसरी टेबल के साथ भी कोई रिलेशन क्रिएट कर रहा है। वी हैव अ सिंगल डेटाबेस विद मोर देन वन टेबल्स। टेबल को यहाँ पर रिलेशन भी बोला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। हमारे पास बहुत सारी टेबल्स हैं किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूं मेन स्लाइड पर जो हम कर रहे थे। बेटा जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है अपना रोल नंबर और नेम चैट में डाल दें ताकि मैं उनकी अटेंडेंस मार्क कर पाऊं क्लास के बाद। डेटाबेस के अंदर जरूरी नहीं है हमारे पास सिर्फ रोज और कॉलम ही हों, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर तो हम टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर कराते हैं, बट हमारे पास बहुत तरह के डेटाबेस होते हैं। जैसे हमारे पास मल्टीमीडिया का डेटाबेस हो सकता है जिसके अंदर ऑडियो, वीडियो और इमेजेस तीनों तरह के फॉर्मेट हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप की बात करते हैं, व्हाट्सएप पे आप क्या क्या चीजें शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ? आप चैट कर सकते हैं, उसके बाद आप इमेजेस भेज सकते हैं, आप ऑडियो भेज सकते हैं, आप वीडियो भेज सकते हैं, आप GIF इमेज भेज सकते हैं, आप अपनी लोकेशन भेज सकते हैं। तो लोकेशन किस डेटाबेस के अंदर आएगी? जीपीएस लोकेशन आप जो किसी को भेजेंगे वो आएगी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, GIS के अंदर। ठीक है, और आप कॉन्टैक्ट भेज सकते हैं किसी को, कॉन्टैक्ट अलग तरह का डेटाबेस होगा। तो बहुत तरह का हम डेटा एक दूसरे को सेंड करते हैं। तो ये जो डेटा हम अलग अलग तरह का यूज कर रहे हैं, समटाइम दिस डेटा इज कॉल्ड मल्टीमीडिया डेटाबेस, क्योंकि हम न्यूमेरिक भी यूज कर रहे हैं, हम टेक्स्ट भी यूज कर रहे हैं, हम ऑडियो, वीडियो, इमेजेस भी यूज कर रहे हैं, हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। So all these kind of database data are to be stored at some place and is used further. रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे आपने किसी को अपनी लोकेशन शेयर की है तो वो रियल टाइम डेटा को एक्सेस करती है, वो पर्टिकुलर टाइम पर कहाँ था या कहाँ वो मूव कर रहा था, ये रियल टाइम एप्लीकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा अगर उसने अपनी लोकेशन ऑन रखी तो। ठीक है, डेटा को जहां सेव करते हैं, जहां स्टोर कराते हैं, उनको डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। डेटा वेयर हाउस जैसे आपके पैकेज जहां से डिलीवर होते हैं उनको डेटा वेयर हाउस बोला जाता है। अलग अलग तरह का डेटा वहां स्टोर किया जाता है। इसके बाद जो समझने की चीज वो ये है कि डेटा कैसे हैंडल किया जाता है। तो डेटा को हैंडल करने के लिए हम किसी फिजिकल स्टोरेज का यूज करते हैं, जैसे आपके लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर किस जगह पर डेटा स्टोर किया जाता है या कौन सी ऐसी फिजिकल डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। बेटा 1 मिनट के अंदर आपका सेशन एंड हो रहा है। अभी 10:45 हुए हैं, आपकी अगली क्लास 11 बजे है, तो मैं 10 मिनट और लूंगा आपके। एक लिंक आपको दोबारा सेंड करूंगा जिसकी हेल्प से आप दोबारा कनेक्ट करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 मिनट। एक छोटा सा टॉपिक मैं और डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। जब दोबारा कनेक्ट करेंगे किसी को कोई डाउट हो तो वो शेयर करे अपना डाउट।